मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। तो देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 81,466 नए मामले, 469 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, ये बिल्कुल जानलेवा साबित हो रही है। 50,356 मरीज इलाज के बाद हालांकि स्वस्थ हुए हैं। अब तक 6,87,79,138 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी दी जा चुकी है। लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस तरह से तेजी से फैल रहा है, पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले, जो कि इस वक्त परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो 8,000 के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका है कोरोना का आंकड़ा मुंबई में। तो सबसे ज्यादा जो चिंता पैदा करने वाले इस वक्त आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र के हैं और खास तौर पर मुंबई के। और इस वक्त हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स हमारे जुड़े हुए हैं। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं, मुंबई से रुचा वजह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और चंडीगढ़ से अनमोल गुलाटी भी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो ब्रह्म, ये आंकड़े 81,000 से ज्यादा कोरोना का संक्रमण, इतने ज्यादा केसेस, और अब आज का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है इस लिहाज से कि कैबिनेट सचिव स्तर की यह बैठक भी बुलाई गई है। उसमें राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। किस तरह से जो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है इस वक्त कोरोना, कैसे से नियंत्रित किया जाए, क्या कुछ बहुत ही अहम और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो बैठक बुलाई है आज वो इसी लिहाज से है क्योंकि आप देखिए मध्य फरवरी से लेकर और मार्च महीने तकरीबन 1.5 महीने में जो कोरोना संक्रमण में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है उससे केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। खासतौर से महाराष्ट्र में आप औसतन देखिए तो हर दिन बीते एक सप्ताह से 40,000 के लगभग एवरेज औसत 40,000 के लगभग हर दिन मामले आने लगे हैं और इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश के 7 राज्यों से है मीमांसा, जो लगभग 80 से 85% कोरोना संक्रमण के आंकड़े इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। इसके अलावा पंजाब है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, केरल है। तो इन जो 7 राज्य हैं इनको लेकर सबसे ज्यादा फोकस है। देश के तमाम मुख्य सचिव, तमाम राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ICMR के DG और तमाम जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें इस पर चर्चा होगी कि आगे संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कैसे सख्ती बढ़ती जा सकती है। कई राज्यों में मैं आपको बता दूं इस तरह की स्थिति बनी है कि वहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसको लेकर भी राज्यों पर यह छोड़ा जा सकता है कि वो अपने लिहाज से लॉकडाउन लगा सकते हैं पूरे राज्य में, क्योंकि पहले कहा गया था कि राज्य अपने लिहाज से तय नहीं कर सकते लॉकडाउन के लिए। लेकिन अगर ये विस्फोटक स्थिति बनती है, आप देखिए कि कहां मध्य फरवरी में 13 फरवरी को 8,000 9,000 के लगभग मामले आ रहे थे इस साल, और लेकिन 1.5 महीने के भीतर ही कहां 60,000 70,000 मामले 24 घंटे के भीतर आने लगे हैं। तो जो इस तरह की तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है मीमांसा कि जो डेथ हो रही है उनमें डेथ के आंकड़ों में भी एकदम से जंप आया है। 24 घंटे के भीतर जो मौतें हो रही हैं वो भी लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि आज मुख्य सचिवों के साथ बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी इस पर मंथन करेंगे कि आगे क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं इस संक्रमण को रोकने के लिए। लोगों को पहले ही सलाह दी जा रही है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सावधानियां हैं वो बरतें। और इसके साथ ही देखिए वैक्सीनेशन अभियान भी 7 दिन कर दिया है कि सरकारी छुट्टी भी हो उस दिन भी वैक्सीनेशन चलेगा, और तकरीबन 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होने भी वाला है। लेकिन इस सब के बावजूद महामारी तेजी से फैल रही है, इसलिए बैठक हो रही है। कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है वो इस वक्त महाराष्ट्र है, और मुंबई से रुचा वजह हमारे साथ हैं। रुचा, संपूर्ण लॉकडाउन की क्या तैयारी हो रही है महाराष्ट्र में? जी, जैसे कि कल BMC की महापौर किशोरी पेडनेकर जी ने ये चेतावनी दी है कि अभी ये मुंबई की जो स्थिति चल रही है, 8,000 का भी आंकड़ा मुंबई में पार हो चुका है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग उनका पालन नहीं कर रहे, इसीलिए ये आंकड़ा बढ़ते हुए अभी दिख रहा है। और इसीलिए मुंबई में कड़क निर्बंध जारी किए जाएंगे। लोकल सेवा जो है उसमें सिर्फ एसेंशियल वर्कर्स को अलाउ किया जाएगा। होटल्स, मॉल्स हो, होटल में 50% ही लोग आ सकते हैं, या फिर मॉल और जो थिएटर है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे।
मंदिर बंद कर दिए जाएंगे, धार्मिक स्थल सब बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी चेतावनी अभी तक तो उन्होंने दी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी मुंबई में देखा जाए तो केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन नहीं करना है, सरकार को भी नहीं करना है, लोगों को भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कड़क निर्बंध अगर जारी किए जाएंगे और उसके बाद भी अगर लोगों ने नहीं सुना, अगर ऐसे ही स्थिति रही तो फिर मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में ही लॉकडाउन हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अभी मैं दादर के इलाके में हूँ, जहाँ पे हमने जैसे कहा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे जिम भी है, वहाँ पे लोग आते हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा मैदान है शिवाजी पार्क, जहाँ पे ये बच्चे सब खेलने आते हैं, क्रिकेट खेलने आते हैं या बाकी खेल खेलने आते हैं। जैसा कि हमने कहा बच्चों में भी कोरोना बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा खबरदारी लेने का समय आ गया है, लेकिन लोग ये नहीं मान रहे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ये कोरोना केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 8000 का आंकड़ा अब तो पार हो चुका है मुंबई में, तो स्थिति हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई है। जल्दी से मैं जरा चंडीगढ़ से अनमोल गुलाटी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी अपडेट ले लूं। अनमोल, वहां पर बताइए क्या हालात हैं और किस तरह की गाइडलाइंस वहां जारी की गई हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। कॉल कटा हुआ मेरा कॉल। लगता है अनमोल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, 81,000 के फिगर को क्रॉस कर चुका है इस वक्त कोरोना का आंकड़ा। बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। ऐसा क्या हुआ है अचानक से जो हमें इतना ज्यादा यह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हमें लग रहा है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है? देखिए, ऐसा हुआ कि जैसे ही नया साल शुरू हुआ हमें 2-3 बढ़िया खुशखबरी मिली और हम अति आत्मविश्वास में चले गए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मविश्वास करिए लेकिन लापरवाही मत करिए, और हम अति आत्मविश्वास से लापरवाही की तरफ चले गए। नए साल में हमें वैक्सीन का तोहफा मिला। नए साल में हमें कोरोना की जो संख्या थी, केसेस की संख्या पूरे देश में, वो काफी हिसाब से कम हो गई थी। इन दोनों कारणों से हम खुद, मैं अपनी बात बता रहा हूं, हम चिकित्सक लोग, समाज के लोग, सभी लोग ये सोचने लगे थे कि कोरोना से अब हमको छुट्टी मिलने वाली है जल्दी ही। इसी सोच के कारण थोड़ी हमारी भी लापरवाही हुई, जनता की भी लापरवाही हुई, सबकी हुई। और ये मुझे लगता है कि मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक स्वरूप भी है कि जब हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन हम चूंकि अंतिम चरण में थे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, और हम थोड़े शिथिल पड़ गए, ढीले पड़ गए, इसलिए कोरोना हम पर हावी हो गया। लेकिन समय आ गया है। देखिए, 2 चीजों का बहुत अहम भूमिका होती है। एक होती है सरकार की तैयारी और दूसरी जनता की भागीदारी। सरकार बिल्कुल युद्ध स्तर पर आ गई है, उसकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है। 24/7 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 उपाय हैं, एक यहां पर टीका और एक यहां पर मास्क। ये सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं जो हमें 2021 में कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत कोरोना से 2021 में मुक्ति पाएगा। लेकिन आपके दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन दोनों चीजों पर अमल विश्वास रखिए, अटल विश्वास रखिए। और मैं अक्सर कहता हूं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उसी तरह पार्टिसिपेट करिए जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, अपना गुड फ्राइडे मनाते हैं, कोई भी मनाते हैं। तो हर त्योहार की तरह बिल्कुल इसको टीकाकरण को एक। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, आपने कहा देखिए कि लापरवाही लोग बरत रहे हैं, लेकिन दूसरी बात जो देखने में आ रही है डॉक्टर स्वाति कि जो यंग पॉपुलेशन है वो अब ज्यादा इसकी चपेट में आ रही है। आप इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो म्यूटेंट वायरस है वो ऐसे लोगों को भी अटैक करना उसने शुरू कर दिया है जो अभी तक मान रहे थे कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, और ये इस वजह से हो रहा है कि ये म्यूटेंट वायरस है, ये अपने रंग रूप लगातार बदल रहा है और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। देखिए मीमांसा जी, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि हाँ जरूर अब हमारे यहाँ स्ट्रेन्स हैं तरह तरह के जो कि इम्यूनिटी को बाईपास करना जानते हैं और इस वजह से यंग लोग भी अफेक्टेड होने लगते हैं। वहीं अगर आप देखें तो स्कूल खुले, कॉलेज खुले, लोगों के वर्क प्लेस में ज्यादा लोग की तादाद जो है वो अलाउ करी गई, फैक्ट्रीज खुली। इस वजह से जो एक वर्किंग क्लास होती है, जो 18 से 44 साल का जो ये ग्रुप होता है जिसमें इस वक्त हम सबसे ज्यादा इन्फेक्शन देख रहे हैं, यही बाहर निकलता है और इसी का कम्युनिकेशन होता है बाकी लोगों से, वही घुलता मिलता है
है बाकी लोगों से। ऐसी स्थिति में इसीलिए इनमें हम ज्यादा संक्रमण देख रहे हैं और इसीलिए अब कहीं ना कहीं जो हमारा टीकाकरण का दायरा है वो भी बढ़ाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी जो 70% जनता है वो बिलो 45 है और कहीं ना कहीं ये जो वर्किंग क्लास है, जो मेट्रो में बैठ रहा है, जो बस में बैठ रहा है, जो काम पर जा रहा है, जिसको काम पर निकलना बहुत जरूरी है, जिसकी आजीविका नहीं चलेगी बिना काम पे निकले, उन तक भी वैक्सीन अगर जल्द से जल्द हम पहुंचाना शुरू करें। और देखिए सरकार ने इसकी तरफ कदम भी उठाया है कि इस महीने हम 45 से अबव वालों को जल्द से जल्द वैक्सीन करेंगे और इसीलिए हॉलीडेज पर भी बोला गया है कि नॉन स्टॉप वैक्सीनेशन चलेगा। इसीलिए अब ये कोशिश करी जा रही है कि अगर जल्द से जल्द हम इस वर्ग को कवर कर ले तो फिर हम नीचे वाले वर्ग पर आ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा और एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो है हमारे वो हमारे इस वर्ग पे। और अब एक अच्छी खबर टीकाकरण से ये भी आई है, अभी जो नई स्टडीज हुई है उनसे ये पता चला है कि ये वैक्सीन ट्रांसमिशन को भी रोकेंगी, क्योंकि पहले लगातार इस बात पर एक सवाल खड़ा हुआ था कि वैक्सीन हमें तीव्र बीमारी से तो बचा रही है लेकिन क्या ये ट्रांसमिशन को भी। तो अब ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं, स्टडीज आनी शुरू हो गई है कोविशील्ड के ऊपर, मॉडर्ना, फाइजर, इन सभी वैक्सीन ने अपना डेटा रिलीज किया है जहां उन्होंने बोला है कि 64% तक हमारी वैक्सीन ट्रांसमिशन को भी रोकेंगी और जो भी व्यक्ति टीका लगवाएगा उसके अंदर वायरल लोड बहुत कम हो जाएगा। 4% तक उन्होंने बोला है कि हमारे 4 गुना हमारे अंदर जो है वायरल लोड कम हो जाएगा अगर हम वैक्सीन। ऐसे में डॉक्टर स्वाति वही बात है कि जो वैक्सीनेशन का है वो दायरा बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पब्लिक हॉलीडेज होंगी उस दिन भी वैक्सीनेशन के लिए लोग जा सकते हैं और न सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा जो है वो लोगों के लिए उपलब्ध है। और अब इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है कि 45+ जो लोग हैं वो भी जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन हालात कई शहरों में बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं, कुछ राज्यों में, और इन्हीं में से एक राज्य है मध्य प्रदेश और वहां से हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, वहां तो 4 शहरों में लगभग टोटल लॉकडाउन लगा हुआ है, सब चीजें बंद हैं। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, कितने केसेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं और इस सख्ती के बाद कुछ क्या असर नजर आ रहा है? देखिए, कई ऐसे शहर हैं जिनमें कि संक्रमण का दर बढ़ा है। खास तौर पे संक्रमण का दर यदि हम इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें तो इंदौर में 600 का आंकड़ा प्रतिदिन, भोपाल में 500 के आंकड़ा के पास में पहुंचता हुआ संक्रमण दर है। उसके साथ ही जबलपुर में जिस तरीके से संक्रमण दर की यदि बात किया जाए 150 के पार पहुंच रहा है प्रतिदिन का। ग्वालियर में भी इसी तरीके से बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सभी जो इलाके हैं उनमें, या नीमच हो, इन सभी जगहों में संक्रमण का दर बढ़ा है और इसी की वजह से कई यहाँ पर, जैसे इन सभी जिलों में 4 जो जिले हैं उन जिलों में रविवार का लॉकडाउन है। उसके अलावा जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो डिसाइड किया गया है, जैसे छिंदवाड़ा में किस तरीके से वहाँ पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, ये सभी चीज़ें प्रयास यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद मुख्यमंत्री ने जो संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम की जो बात की है उसमें सीधे तौर पे इम्यूनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और यही कारण है कि इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस प्रदेश भर में 4 लाख इम्यूनाइजेशन पर डे टीकाकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें कि कल से ही उसकी शुरुआत हुई थी और उसमें 3,69,000 टीकाकरण पूरे के पूरे प्रदेश में किया गया था। भोपाल जैसे शहर की यदि बात किया जाए तो 40,000 इम्यूनाइजेशन पर डे टीकाकरण का लक्ष्य जो है 40,000 भोपाल को दिया गया है। अलग अलग सभी जिलों को, ये जो देखिए, ये जो टारगेट्स की जो बात आप कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, ये हर राज्य को कहीं ना कहीं सेट करना होगा कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके दायरे में लाया जाए और वैक्सीन उन्हें लगा दी जाए। अनमोल गुलाटी चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ है। अनमोल, जल्दी से आप वहां से भी एक अपडेट दे दें हमें। जी बिल्कुल मेहमान साहब, अगर बात की जाए इस वक्त चंडीगढ़ की और पंजाब की खास तौर पे तो काफी ज्यादा कोरोना जो कि वो पैर पसारता नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा कुछ जिलों के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिसके चलते 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू पंजाब में इंपोज किया गया है और उसके बाद वही अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो 11 बजे के बाद कोई भी रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, पब्स जो कि हैं इनको खुलने की परमिशन नहीं दी गई है और तमाम गाइडलाइंस जो कि है वो दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब तक उन गाइडलाइंस की पालना लोग ये समझ के नहीं करेंगे कि उनके लिए ये गाइडलाइंस
गाइडलाइंस दी गई हैं तब तक कुछ भी जो कि है कोरोना से राहत जो कि है वो बिल्कुल भी मिलती नजर नहीं आएगी। प्रशासन द्वारा जरूर पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना जैसी ये जो बीमारी है इसके प्रकोप से लोगों को बचाया जाए। लेकिन वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक बिल्कुल भी असर नहीं होगा। 2,500 से ज्यादा, औसतन 2,500 से ज्यादा केसेस डेली जो कि हैं वो सामने आ रहे हैं पंजाब के अंदर, जो कि अगर बात की जाए 4 से 6 महीने पहले की तो 200 से 300 केस सामने आ रहे थे। इस कुछ ही दिनों के अंदर जो कि है इतना ज्यादा जो बढ़ोतरी केसेस में सामने आई है, काफी ज्यादा चिंताजनक। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो कि सामने आ रही है वो ये है कि ये कोरोना का नया स्ट्रेन है जो कि यूके से है, जिसकी पुष्टि पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू द्वारा की गई है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं अगर लोगों द्वारा नियमों की पालना नहीं की जाती, गाइडलाइंस की पालना नहीं की जाती। और साथ ही ये भी लोगों को कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाई जाए। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन का अब जो कि अप्रूवल दी गई है, लेकिन लोग जो कि है वॉलंटियरली आगे नहीं आ रहे अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए, जो कि काफी बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले, लगातार दूसरे दिन 450 से ज्यादा लोगों की मौत। और ये लोगों को ध्यान रखना होगा कि अगर मास्क होगा डाउन तो फिर से लगेगा लॉकडाउन। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ हैं और देश के अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति और देश के अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति, अभी 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है और जैसे कि आप बता रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर वैक्सीन भी लग गई लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए मीमांसा जी, ये समझना जरूरी होगा कि वैक्सीन हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। अगर देखा जाए तो वैक्सीन की एफिकेसी अभी 70 से 80% के आसपास है, इसलिए अभी भी 20% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि वैक्सीन लगे और उसके बाद भी उनको कोरोना हो जाए। वहीं दूसरी बात ये भी है कि अभी बहुत कम लोग ऐसे, 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोजेज लग चुकी हैं और 2 डोजेज लगने के भी 45 दिन के बाद हमारे शरीर के अंदर इतनी एंटीबॉडीज बनती है कि वो हमें कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रख सके। तो अभी बहुत सारे लोग सिंगल डोज वाले भी हैं और इस वजह से भी काफी ज्यादा हद तक ये संभावनाएं हैं कि उनको दोबारा कोरोना हो सके। वहीं हमें ये भी समझना जरूरी है कि अब स्ट्रेन्स भी हैं और स्ट्रेन्स पर जो वैक्सीन होती है वो पूरा 100% उन पर भी असर नहीं डालती है। और ये स्टडीज भी साफ तौर से बता चुकी है कि अगर आपको नॉर्मल स्वाभाविक तौर से कोरोना संक्रमण हुआ है और आपने वैक्सीन से भी एंटीबॉडीज अगर अपने शरीर में बनाई है, दोनों ही स्थिति में भी दोबारा संक्रमण होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये वायरस क्योंकि अपनी संरचना बदल रहा है और इम्यूनिटी को एस्केप करना सीख गया है, उसको चकमा देना सीख गया है, इस वजह से ये दिक्कतें ज्यादा हो रही है। और वहीं लोगों के अंदर भी एक ये धारणा आ जाती है कि अब हमने वैक्सीन लगवा ली, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए। और ऐसे में आप ऐसी जगहों पर ज्यादा जाने लगते हैं जहां हाई वायरल लोड होता है। हो सकता है आप पार्टी में जाने लग गए, हो सकता है आप आयोजनों में शामिल होने लग गए, शादियों में जा रहे हैं और वहां आप लोगों से मिल रहे हैं और वहां वायरल लोड हाई है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि आपने एक ही डोज ली है अभी, तो आपको दोबारा होने की संभावना। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, जो बात है डॉक्टर स्वाति कह रही हैं, ऐसा भी होता है कि जब आप एक बार वैक्सीन लगवा लेते हैं तो एंटीबॉडीज धीरे धीरे डेवलप करती हैं और कम से कम आप जब वैक्सीन लगवा लेंगे तो कम से कम आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, आपको वो सुरक्षा मिल जाएगी वैक्सीन लगवाने के बाद, भले ही आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं। डॉक्टर स्वाति जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं उनकी बात से। मैं आपको बता दूं कि जो टीका लगता है, वैक्सीन लगता है, उसके 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो ये होता है कि ऑफ कोर्स उसकी जो एफिकेसी है, जैसा स्वाति जी ने बताया कि हमारी जो भारतीय स्वदेशी वैक्सीन हैं दोनों, उनकी 70 से 80% एफिकेसी है। अब ये जो 70 से 80% एफिकेसी वाली जो कैटेगरी है, इसमें से 3 तरह से बचाव वैक्सीन करती है। पहला कि आपकी इतनी सीवियर बीमारी कोविड से ना हो कि आपकी मौत हो जाए, तो ये मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करती है। और नंबर 2, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, माने बहुत गंभीर बीमारी ना हो जाए, आपको निमोनिया ना हो जाए, ARDS ना हो जाए, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, आपको ICU में ना भर्ती होना पड़े, वेंटिलेटर पे ना जाएं, ये इससे भी बचाव करती है। और तीसरा बचाव जो है, जो जिसके लिए जनता पूरी तरह से ये कॉन्सेप्शन रखे है कि यही करती है कि भाई हमें संक्रमण ना होने पाए। लेकिन समस्या यह है कि वैक्सीन यहां लगती है और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करती है। अब वैक्सीन कोई ऐसी नहीं है कि नाक के बाहर एक शटर डाल देती है कि साहब अब ये वायरस अंदर जाएंगे नहीं। अगर आप ऐसी किसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां आप मास्क नहीं लगाए हैं, खासतौर पे कंजेस्टेड एरिया है,
देखिए, एक तो वायरल लोड इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये आपका वातावरण। क्या आप एक कमरे के अंदर 10 लोग हैं? क्या आप एक शॉपिंग मॉल के एक ही फ्लोर पे 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, 50 लोग हैं, और या आप ओपन स्पेस में हैं? इसका भी फर्क पड़ता है। या इतने खुले वातावरण में है या कंजेस्टेड वातावरण में है। और एक व्यक्ति जैसे ही कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति अगर खांसता है या छींकता है तो एक बार खांसने से करोड़ों वायरस निकलते हैं, करोड़ों वायरस पार्टिकल निकलते हैं, 2-4 नहीं। और ये सब आपके नाक के अंदर जा सकते हैं। और अब जब नाक के अंदर चले जाएंगे, यानी वैक्सीन जो है वो वायरस का अंदर जाना बाहर जाना ये रोक नहीं पाती है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा दवाई भी कड़ाई भी, हमको सोशल वैक्सीन भी लागू करनी पड़ेगी और बायोलॉजिकल वैक्सीन भी लगानी पड़ेगी। जी, लेकिन वही जो लापरवाही की बात आप कह रहे थे डॉक्टर सूर्यकांत, रायपुर से रजनी इस वक्त हमारे साथ हैं। रजनी, वहां पर लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं, जो बार बार मेडिकल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि देखिए वैक्सीन आ गई है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वहां पर क्या गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं और लोग उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी मीमांसा, छत्तीसगढ़ में स्थिति हर दिन खराब होती चली जा रही है। हर दिन यहाँ पे कोरोना का रिकॉर्ड टूट रहा है और छत्तीसगढ़ में अब स्ट्रेन की पुष्टि भी हो गई है। ऐसे में सरकार की चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं और लोग भी अब डरे हुए हैं। जब वैक्सीन आई थी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये था कि अब वैक्सीन आ चुकी है, ऐसे में ना तो मास्क की जरूरत है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। और इस सोच ने ही कोरोना के खतरे को इस तरह बढ़ा दिया है कि छत्तीसगढ़ में हर दिन 3000 से ज्यादा की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। सरकार शुरू से ही कहती रही कि हम लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, ना ही नाइट कर्फ्यू लगाने का हमारा कोई इरादा है। पर अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद नाइट कर्फ्यू लग चुका है। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में इस वक्त नाइट कर्फ्यू है, 20 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। और इसके साथ ही कल मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को ये निर्देशित कर दिया है कि अगर वो चाहें तो अपने अपने जिलों में लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। यानी कि कुछ हफ्तों पहले तक ये लग रहा था कि सब कुछ बेहतर है और कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। और बहुत ज्यादा चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि न सिर्फ मामले बढ़ रहे हैं बल्कि जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं सरकार के पास उतनी सुविधाएं नहीं है। ऑक्सीजन वाले बेड की कमी है, तमाम जितने उपाय होने चाहिए उसकी कमी है, एंटीजन किट नहीं है, यहाँ पर RT-PCR की रिपोर्ट आने में बहुत देरी हो रही है। तो ये तमाम मुश्किलें हैं जो सब छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। रुचा भी हमारे साथ है। रुचा, जो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो RT-PCR टेस्ट है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री इसी बात पर जोर दे रहे थे कि जो टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है और ट्रीटिंग है, ये जो 3 T's हैं इसको हमें फॉलो करना है। लेकिन टेस्ट का जो टारगेट है क्या उसे अचीव कर पा रही है वहां पर राज्य सरकार? क्या उस अनुपात में क्या बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है? क्योंकि अब जाहिर तौर पर अगर मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो हॉस्पिटल में जो रिसोर्सेज हैं उस पर भी जरूर बोझ बढ़ रहा होगा। जी बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, कई जिलों में अभी बेड्स की कमतरताएं नज़र आ रही है। नासिक में अगर देखा जाए तो नासिक में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मुंबई में बेड्स बढ़ाए गए हैं, 25,000 तक बढ़ाए गए हैं। टेस्टिंग की अगर बात करें तो जैसा मैंने कहा, जहाँ जहाँ भीड़ होती है, लोकल स्टेशन हो, मॉल हो, उसके बाहर एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं। रोज़ ये टेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराए जा रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें, नवी मुंबई में, न्यू मुंबई में अगर देखा जाए तो RT-PCR के रिपोर्ट जल्दी नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अगर एंटीजन टेस्ट की बात की जाए तो वो रिपोर्ट तुरंत मिल जाते हैं 10 मिनट में, लेकिन RT-PCR के रिपोर्ट जल्दी नहीं आते हैं। कई जगहों पे रिपोर्ट बनाए नहीं गए हैं, ऐसी भी समस्याएं दिखाई दे रही है। जहाँ तक बेड और ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की बात है, उसकी कमतरताएं कुछ छोटे छोटे जिलों में अभी नज़र आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले साल की ये याद दिला रहा है। क्योंकि पिछले साल जैसी लहर आई थी, पहली लहर आई थी, उसके बाद जो हाल हुआ था, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं था। ठीक है अनमोल, आप भी वहां से जल्दी से अपडेट दे दीजिए। वहां पर बेड्स की संख्या की बात की जाए, टेस्टिंग की बात की जाए तो कोई एक टारगेट क्या सेट कर रही है राज्य सरकार? अनमोल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी
जी, टेस्टिंग जो है और जो बेड्स की व्यवस्था है, क्योंकि आईसीयू बेड्स की भी जरूरत अब ज्यादा पड़ेगी अगर कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं जो मौत का आंकड़ा है, अब हमें लोगों की जिंदगी को बचाना है, उसके लिए जो हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या वो मौजूद है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर बात की जाए सरकारी जो हॉस्पिटल्स है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसकी अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो इस वक्त तैयार कर लिए गए हैं पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर आईसीयूज की संख्या बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पंजाब में पैर पसार रहा है तो उसके चलते खतरा ये है कि आने वाले दिनों में तादाद इतनी बढ़ सकती है कि जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी जो की है बेड्स की आईसीयूज की कमी हो सकती है, जिसके चलते आईसीयूज और वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी इस्तेमाल किया जाए। वहीं अगर बात की जाए पंजाब की, तो हालांकि जो पहले जब कोरोना अपने पीक पर था तो पंजाब के अंदर डेथ रेट काफी कम था, लेकिन जो यूके से नया स्ट्रेन पंजाब के अंदर एंटर हुआ उसके चलते जो डेथ रेट है पंजाब का वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते साफ तौर पर अब चिंता प्रशासन द्वारा जताई जा रही है। हालांकि आइसोलेशन पंजाब में अभी भी उस लेवल पर नहीं की जा रही जिस लेवल पर की जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रदेश सरकार देखिए अपनी ओर से सख्ती लागू कर सकती है, दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों की, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि 2 गज की दूरी और मास्क अभी भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं और आप देख रहे हैं किस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना की बढ़ती लहर के बीच हालांकि हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत भी हो गई है। भक्ति और श्रद्धा का यह समागम 1 महीने तक चलेगा और इसमें देश दुनिया से हजारों लाखों लोग आएंगे। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार से लेकर पूरे प्रदेश में कोविड को लेकर बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में रौनक इन दिनों बढ़ी हुई है, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। लेकिन कोविड का असर कुंभ मेले में भी दिख रहा है। मेला अधिकारी और आईजी ने खुद ब्रह्म कुंड पर पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक कर मेले की औपचारिक शुरुआत की। श्रद्धा के इस महासंगम में देश विदेश के हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले को लेकर जहां पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, वहीं लगातार श्रद्धालुओं का देश और विदेश से आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार ने कोविड-19 के तहत गंगा स्नान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। कुंभ में आगे भी गंगा तट पर स्नान, दान, पूजा अर्चना करने वालों की जबरदस्त भीड़ लगने का अनुमान है। और कोविड काल में यही भीड़ प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि मेला अधिकारी कहते हैं कि श्रद्धालुओं की सेहत की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किया गया है। हमारा ये प्रयास रहा है कि हर 200 मीटर पे एक पानी का स्टैंड पोस्ट हमको मिले ताकि लोग पानी पी सकें। अलग अलग क्षेत्रों में टॉयलेट्स डिप्लॉय किए गए हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए हैं। अलग अलग सेक्टर्स में साफ सफाई के लिए हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनका डिप्लॉयमेंट हुआ है। 4000 से ऊपर डस्टबिन डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो मेला क्षेत्र है वो साफ सुथरा दिखे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.